Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome again on my YouTube channel. Good morning, good evening. जो स्टूडेंट जिस टाइम पर देख रहा है, कैसे हैं सारे मेरे कॉमर्स वाले न्यू कमर्स। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी नई स्ट्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। अब तक हमने सेकंड चैप्टर का साझेदारी वाला पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि साझेदारी वाले पार्ट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस बनाने का पर्पज़ इतना ही है ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहे। एक वीडियो लॉन्ग होने के बाद थोड़ा स्टूडेंट का क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए आई लाइक ओनली कि क्या हो, यहाँ पर हम टाइम कम रखें और कंटेंट हमारा इंटरेस्टिंग रखें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साझेदारों के प्रकार की। इस वाली वीडियो में हम साझेदारी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास साझेदारों के प्रकार। साझेदारी के नहीं, साझेदारों के प्रकार की कैसे कैसे साझेदार हमारे पास साझेदारी फर्म में हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं अब तक वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड भी आधा हो गया है, कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। साझेदारों के प्रकार की अगर बात करें तो हम साझेदारी फर्म में विभिन्न प्रकार के साझेदार हो सकते हैं जिनकी अलग अलग भूमिकाएं एवं दायित्व होते हैं। इनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को भली भांति समझने के लिए इनके प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि एक साझेदारी फर्म में क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रकार के आपके पास साझेदार हो सकते हैं। ठीक है, उनका टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है सक्रिय साझेदार। एक सक्रिय साझेदार वह होता है जो पूंजी लगाता है फर्म के प्रति, उसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। यह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी कि उसने पूंजी लगाई, उसका दायित्व भी क्या हो गया, फर्म के लेनदारों के प्रति असीमित हो गया और व्यवसाय संचालन में वो क्या है, बहुत ज़्यादा सक्रिय। सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार। जो साझेदार व्यवस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेते उन्हें हम क्या कहते हैं, सुसुप्त साझेदार। देखो नाम से पता चल रहा है कि निष्क्रिय यानी कि कोई काम वो नहीं करता। एक निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, लाभ हानि को बांटता है, उसका दायित्व क्या होता है, असीमित। यानी कि वो क्या करता है, केवल पूंजी लगाता है, बस उसको अपने लाभ या हानि से मतलब होता है, वो कुछ काम नाम वहाँ पर आके नहीं करता। क्लियर। इसकी बात है गुप्त साझेदार। यह वह साझेदार होता है जिसका क्या है, फर्म से संबंध को साधारण जनता नहीं जानती, केवल जो लोग फर्म में साझेदार हैं वो लोग ही जानते हैं कि भाई ये हमारा साझेदार है। इस विशिष्टता को छोड़कर बाकी मामलों में वह अन्य साझेदारों के समान ही होता है, यानी कि लाभ हानि वो बांटता है। कोई अगर कोर्ट केस वगैरह होगा तो वो भी क्या होगा, उस पर भी होगा, पर आम जनता नहीं जान पाएगी कि वो किसी भी XYZ लिमिटेड में क्या है, फर्म में साझेदार है। वह पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, लाभ हानि को बांटता है और लेनदारों के प्रति उसका दायित्व असीमित होता है। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि साझेदारों के प्रकारों को बांटिए, अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो। और शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो नाम मात्र के साझेदार किसे कहते हैं, सुसुप्त साझेदार किसे कहते हैं, सक्रिय साझेदार से आप क्या समझते हैं। ओके, नाम मात्र का साझेदार, नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, केवल नाम मात्र का साझेदार है। यह वह साझेदार होता है जिसके नाम का प्रयोग फर्म करती है, लेकिन वह ना तो उसमें कोई पूंजी लगाता है, वह फर्म के ना ही प्रबंधन में भाग लेता है, ना लाभ हानि में भागीदार होता है। ऑफकोर्स ये बात है, ना तो पूंजी लगा रहा है, ठीक है, फिर क्या करेगा, ना ही प्रबंध में भागीदार होगा और ना ही लाभ हानि में। लेकिन अन्य साझेदारों के समान फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी वो जरूर होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, उसका नाम वहां पर यूज हो रहा है। देखो नाम यूज होने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, किसी किसी इंसान की गुडविल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मान लो अदर लोगों के पास पैसा है पर नाम नहीं है, तो वो लोग किसी और का नाम लेकर क्या करते हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको फायदा मिलता है, तो वो लोग कहते हैं कि तुम पूंजी वगैरह मत लगाओ, ना फर्म वगैरह में भाग लेना, लेकिन क्या कर सकते हो, अपना नाम हमें यूज करने के लिए दे सकते हो। ठीक है, अब अगर उसका नाम यूज हो रहा है तो ऑफकोर्स बात है कि तीसरे पक्ष के प्रति भी वो क्या हो जाएगा, उत्तरदायी वो हो जाएगा। फिर आपका विबंधन साझेदार एस्टापेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी में अभी रिसेंटली RBSc लागू हुआ है और ये अदर स्टेट बोर्ड्स है। अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट लगता है ना तो हमेशा उसको बेसिकली थोड़ा ज़्यादा फोकस होकर पढ़ो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विबंधन साझेदार या फिर एस्टापेल किसे कहते हैं। कोई व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाता है जब वह अपनी पहल, आचरण और आभास से क्या करे, दूसरों को यह आभास करवाए कि वह किसी फर्म का साझेदार है। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अन्य पक्षों की दृष्टि में वे क्या होते हैं, साझेदार। भले ही वे क्या इसमें पूंजी नहीं लगाते, ना ही उसके प्रबंध में भाग लेते हैं। देखो जो ऊपर वाला था ना, यानी कि आपका नाम मात्र का साझेदार,
ये कुछ कुछ वैसा ही है विबंधन साझेदार। इसमें क्या कर रहा है कि वो ना तो नाम अपना यूज करने दे रहा है, ना ही वो कोई पूंजी लगा रहा है, ना लाभा नहीं बांट रहा है, पर वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि यार मैं किसी भी XYZ फर्म का क्या हूँ, साझेदार हूँ। और दुनिया भर में वो क्या बोल रहा है, इस बात का ढिंडोरा कर रहा है कि यार मैं उसका साझेदार हूँ, उस बिहाफ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक सी बात है, क्या हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी भी उसके लिए और अन्य साझेदारों के प्रति बन जाएगी, क्योंकि उसी ने तो बोला कि यार मैं उस फर्म का साझेदार हूँ। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बन जाएगी। उदाहरण के लिए सीमा की मित्र है रानी, जो कि सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। रानी सीमा के साथ मोहन सॉफ्टवेयर में व्यवसाय के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लेने जाती है तथा एक सौदे को तय करने की कार्यवाही वो वहां पर कर देती है। रानी ऐसा आवाज दिलाती है कि मानो वह सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में भी क्या है, एक साझेदार। यदि इस बातचीत के आधार पर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को उधार की सुविधा दी जाती है तो रानी भी उस देनदारी के भुगतान के लिए ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे कि फर्म के बाकी साझेदार। फिर है आपका प्रतिनिधि साझेदार यानी कि होल्डिंग आउट। यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम को प्रयोग करने देता है अथवा अपने आप को इसका प्रतिनिधि मानने देता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी उस ऋण के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके ऐसे बिहेवियर के कारण, ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आप जाके क्या कह रहे हो कि अपने किसी फ्रेंड ग्रुप को कि यार नहीं नहीं तो मेरा नाम यूज कर, तू मेरे बिहाफ पे कुछ भी कर। ठीक है, तो फिर जिम्मेदारी भी कौन किसकी हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपके ऊपर जिम्मेदारी आ ही जाएगी। यदि वह वास्तव में साझेदार नहीं होता तथा इस उत्तरदायी से मुक्त होना चाहता है तो तुरंत उसे क्या होगा, इस बात को मना करना होगा और स्थिति ऐसी बतानी होगी कि मैंने तो नॉर्मल कहा था, जबकि मेरा कोई भी किसी भी प्रकार का लेना देना इस फर्म से नहीं है। क्लियर, तो ये तो हो गए हमारे साझेदारों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार। ठीक है, साझेदारी को दो घटकों के आधार पर बांटा गया है। पहला है क्या आपका अवधि के आधार पर, उसमें भी दो भाग हैं, ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। और एक है आपका देयता के आधार पर, तो इसमें हो जाएगा आपका सीमित और असीमित। ठीक है, ये रहा आपका सीमित और असीमित साझेदारी। अगर अब आपको आता है कि साझेदारी को बांटिए तो आप कैसे बांटेंगे, साझेदारी को यहाँ पर लिखेंगे ऊपर साझेदारी। ओके, यहाँ थोड़ा सा ये माउस नॉट प्रॉपरली वर्किंग, बट ठीक है, आप यहाँ पे समझ जाइए, साझेदारी हम लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम दो पॉइंट्स में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कौन सा लिखेंगे, अवधि के आधार वाला, और यहाँ लिखेंगे आप देयता के आधार वाला। इसके बाद भी दो दो पॉइंट्स में बटे हुए हैं दोनों। तो ये कुछ इस चार्ट के रूप में आप क्या करेंगे, 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इसको प्रेजेंट करोगे, ना कि ऐसे लिखोगे। अवधि के आधार पर बात करें तो ऐच्छिक साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी की रचना साझेदारों की इच्छा से होती है। यह उस समय तक चलती है जब तक कि अलग होने का नोटिस नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार द्वारा जब कोई नोटिस दे दिया जाता है कि अब हमें अलग होना है तो ये साझेदारी खत्म हो जाती है। पता चल रहा है, ऐच्छिक साझेदारी यानी कि इच्छा के ऊपर साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी होती है साझेदारी की रचना यदि किसी विशिष्ट परियोजना जैसे कि कोई भवन निर्माण, कोई कार्य या फिर एक निश्चित अवधि के लिए की गई हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट साझेदारी। यानी कि आपको पता है हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किया, मान लीजिए बरसात के मौसम में आपके पास छाते का कोई लॉट आ गया। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि यार ठीक है इन्वेस्ट कर लेते हैं छातों में, और आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर क्या करा, केवल बरसात के मौसम में छाते का बिजनेस किया। जैसे बरसात का मौसम खत्म होगा तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक वो बिजनेस आपको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि छाते आपने 1000 छाते खरीदे थे, सारे बिक गए, तो भी क्या होगा आपका, छाते बिकते ही, जब छाते ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक साझेदारी खत्म हो जाएगी। देयता के आधार पर बात करें तो सामान्य साझेदारी। सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित और संयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर कुछ भी लॉसेस होते हैं तो पर्सनल असेट्स भी आपकी बिकने में आ सकती हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का क्या होता है, अधिकार होता है, तथा उनके कृत्यों से अन्य साझेदार तथा फर्म क्या हो जाती है, आबद्ध हो जाती है। ऐसे फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। फर्म का अस्तित्व साझेदारों की मृत्यु, पागलपन और अवकाश ग्रहण करने से पूर्णतः प्रभावित होता है। मान लो 2 ही साझेदार हैं, एक अगर पागल हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, साझेदारी खत्म हो जाएगी। सीमित साझेदारी का है कि जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर जितनी आपकी लिमिट है देयता की, उसके ऊपर आपको पैसा नहीं देना पड़ता। मान लीजिए लिमिट रखी हमने कितनी, 2-2 लाख रुपए, तो अगर फर्म को लॉस भी लगता है तो प्रत्येक साझेदार को कितना चुकाना पड़ेगा, केवल 2-2 लाख रुपए। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है तथा शेष साझेदारों का सीमित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास पॉइंट एक्स्ट्रा है कि कम से कम एक साझेदार का तो दायित्व क्या होगा, असीमित होगा ही होगा, बाकी लोगों को आप लिमिट कर सकते हो। ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व वाले साझेदारों की मृत्यु, पागलपन और दिवालिया होने से समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका तो जो पार्ट होता है उनको फिर क्या करते हैं, हिसाब करके वो लोग बाहर अक्सर कर देते हैं। सीमित दायित्व वाले साझेदार प्रबंध में भाग नहीं ले सकते। उनके कार्यों से ना तो फर्म और ना ही दूसरे साझेदार क्या होते हैं, आबद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा, खुद का
जो लाइबिलिटीज़ को सीमित कर लिया, तो उनके ऊपर जो कुछ उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं वो लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ना तो वो प्रबंध में भाग ले सकते हैं, ना ही उनके कार्यों से फर्म और दूसरे साझेदार क्या होंगे, किसी भी बात के लिए लाइबल होंगे। और ऐसी साझेदारी का पंजीयन क्या होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसी साझेदारी में क्या हो सकते हैं, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और जहाँ पर इशू क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, लिखा पढ़ी करने में ही समझदारी होती है, क्योंकि कानून क्या मांगता है, सबूत। इस प्रकार की साझेदारी की पहले भारत में अनुमति नहीं थी। सीमित दायित्व वाले साझेदारी की अनुमति 1991 लघु सीमित उद्योग नीति लागू करने के पश्चात दी गई। देखो 1 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ये साझेदारी है आपकी सीमित वाली, इसको लागू करने की अनुमति कब दी गई, तो 1991 के बाद नवीन लघु उद्योग नीति के बाद यह दी गई। यह कदम छोटे पैमाने के उद्यमियों के मित्र और संबंधियों से समता पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाया गया, क्योंकि अन्यथा ये लोग साझेदारी फर्म में असीमित दायित्व की धारा के कारण सहायता करने से पीछे हटते थे। ऑफ कोर्स सी बात है, जहाँ पता चल रहा है कि यार हमने अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉस लगता है तो हमें और पैसा देना पड़ सकता है, तो लोग अक्सर झिझकते हैं। बट वहीं पर अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक लिमिटेड पैसा लगाना है, इसके ऊपर नहीं लगाना, तो अक्सर लोग रिस्क लेना पसंद कर लेते हैं। इसके बाद साझेदारी संलेख क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में, जिस संलेख में जिन प्रपत्रों पर साझेदारी की शर्तें लिखी जाती हैं वह साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी उन लोगों का ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलते हैं, एकजुट होते हैं। साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें एवं साझेदारों से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता भी क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, ताकि बाद में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स नहीं हो, ताकि वही बात है कि गलतफहमी नहीं हो। यह समझौता मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, बट यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि लिखित होना आवश्यक नहीं है। अगर आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट है तो आप केवल मौखिक समझौते के बिहाफ पे भी काम कर सकते हो, परंतु आज का समय क्या है, इतने ट्रस्ट का नहीं है, इसलिए लिखित समझौता करने में ही फायदा होता है। क्लियर। तो आपका जो साझेदारी संलेख है, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, इसमें किन किन तत्वों को लिखा जाता है, क्योंकि यह निर्धारित शर्तों का प्रमाण है। लिखित समझौता जो साझेदारी को शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। इसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं, सबसे पहले है फर्म का नाम, व्यवसाय की प्रकृति और स्थान जहाँ पर वो स्थित है, व्यवसाय कितने अवधि का होगा, प्रत्येक साझेदार ने कितना निवेश किया, कैसे लाभ हानि का बंटवारा होगा, साझेदारों के कर्तव्य, विवादों के समाधान की पद्धति क्या होगी, खातों को तैयार करना, फर्म के समापन की प्रक्रिया, पूंजी और आहरण पर ब्याज कैसे देते हैं, साझेदारों का प्रवेश और अगर उनको निकाला जाएगा तो क्या शर्तें होंगी, साझेदारों का वेतन और आहरण। ये सब पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि साझेदारी संलेख में हमें किस किस को शामिल करते हैं। इसके बाद है आपका पंजीकरण। ये जो टेबल है पंजीकरण वाला टॉपिक करने के बाद हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद है पंजीकरण करना। साझेदारी फर्म के पंजीकरण का अर्थ होता है फर्म के पंजीयन अधिकारी के पास रहने वाले फर्मों के रजिस्टर में फर्म का नाम और उससे संबंधित विवरण की क्या करना, प्रविष्टि करवाना। इस पर भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि साझेदारी के पंजीयन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो यानी कि जो भी आपके देश में एक पर्टिकुलर फॉर्म है जहाँ पर क्या हो सकता है, साझेदारी रजिस्टर की जा सकती है, उनके रजिस्टर में अपनी फर्म का नाम लिखवाना, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन वगैरह देके क्या कहलाता है, फर्म का पंजीयन करवाना। जैसे कि आप किसी भी स्कूल में क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती जाके नहीं बैठ सकते ना, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वैसे ही क्या है, साझेदारी को भी अगर आप क्या कर रहे हैं, साझेदारी संलेख वगैरह बना रहे हैं और उसको पंजीकृत करवा रहे हैं, तो उसका भी प्रॉपर तरीका होता है। फर्म का पंजीयन न कराने के क्या हो सकते हैं, निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार अपने फर्म अथवा अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि देखा जाए तो अगर कुछ लिखत पढ़त ही नहीं है तो हमारे पास किसी भी बात का कोई सबूत ही नहीं है, तो आप कोर्ट में भी क्या पेश करोगे, तो आप मुकदमा वगैरह नहीं कर सकते। फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती और फर्म साझेदारों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती, क्योंकि वो कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये क्या है, साझेदारी पंजीयन के एक इन शॉर्ट इनका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, बेनिफिट, और अगर वो मिसिंग है तो ये क्या हो जाएंगे, उसके लॉसेस। अतः हम कह सकते हैं कि फर्म का पंजीयन यद्यपि अनिवार्य नहीं है, फिर भी पंजीयन करवाना क्या हो जाता है, उचित, ताकि हमें ही बेनिफिट्स रहें। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी फर्म की साझेदारी फर्म को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करा सकते हैं जिस राज्य में वो स्थित होती है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है और ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इसकी प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है जिसमें अपने को क्या क्या लिखना होता है, फर्म का नाम, वह स्थान जहां फर्म स्थित है,
ठीक है, और जिस चीज़ का आप क्या करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं। इसके बाद प्रत्येक साझेदार के फर्म में प्रवेश की तिथि, साझेदारों का नाम, पता, साझेदारी की अवधि, इन शॉर्ट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, आपसे गैदर कर लेता है। इस आवेदन पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर भी होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है ना, एक जना तो काम कर नहीं रहा, और जहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं यानी कि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो सबकी अनुमति भी आवश्यक हो जाती है। इस आवेदन पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। फर्मों के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक फीस जमा कराना। स्वीकृति के पश्चात रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में प्रविष्टि कर देगा और आपको क्या कर देगा, प्रमाण पत्र जारी कर देगा। इस तरीके से आपकी पार्टनरशिप फर्म आपके कानून में लिखित हो जाएगी। अब यहाँ पर साझेदारों के जो हमने प्रकार पढ़े थे उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण क्या करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल कर लेते हैं, ताकि हमारे सामने एक ही स्लाइड पर सारा कुछ आ जाए। क्लियर, ये भी आ सकता है आपके पास साझेदारी के प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पूंजी का योगदान, प्रबंध में क्या लेता है, वो भाग लेता है या नहीं लेता, लाभ हानि में हिस्सा और उसकी देनदारी कैसी होती है। तो फर्स्ट है सक्रिय साझेदार, ये पूंजी लगाता है, प्रबंध में भी भागीदार होता है, लाभ हानि में भी भागीदार होता है, इसका दायित्व असीमित होता है। सुप्त या निष्क्रिय साझेदार पूंजी तो लगाता है परंतु वो क्या करता है, प्रबंध में भाग नहीं लेता। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है, वो सुप्त और निष्क्रिय साझेदार प्रबंध में भाग नहीं लेता, लाभ हानि को बांटता है, उसका दायित्व भी असीमित होता है। गुप्त साझेदार क्या करता है, पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग ले सकता है परंतु गुप्त रूप से किसी को बताएगा नहीं, लाभ हानि बांटेगा और असीमित दायित्व है। नाम मात्र का साझेदार, ये पूंजी नहीं लगाता, ठीक है, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता, साधारणतः लाभ हानि में भागीदार ये लोग नहीं होते और दायित्व कैसा होता है इसका, असीमित इसका दायित्व होता है। विबंधन साझेदार, ये पूंजी नहीं लगाते, प्रबंध में भाग नहीं लेते, ठीक है, लाभ हानि में भागीदार नहीं होते और असीमित दायित्व इनका होता है। प्रतिनिधि साझेदार, ये पूंजी नहीं लगाते, प्रबंध में भाग नहीं लेते, ठीक है, लाभ हानि में भागीदार नहीं लेते, उनका दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से साझेदारी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम किसकी बात करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे सहकारी संगठन की। टाइम शेड्यूल आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब तक मिलेगी। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहना। अपना प्यार और ट्रस्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही कोविड-19 के दौर में अपना ध्यान रखें और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।